आज इस वीडियो में जिस शख्सियत की बात होने जा रही है उनका नाम आरिफ खान है। जी हाँ, वही आरिफ खान जिन्होंने फिल्म फूल और कांटे में रॉकी का किरदार निभा रातों रात सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। वही आरिफ खान जिन्होंने समाज सेवा और धर्म के लिए फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया। वही आरिफ खान जो आज एक प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं, और वही आरिफ खान जिनके समाज सेवा के जुनून ने रोज माइन तक पहुंचाया, और आज ऑफिशियली इन्होंने रोज माइन का हाथ थाम लिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस रिगार्डिंग है कि हमारे साथ बैठे हुए हमारे बड़े भाई और हमारे मेंटर जो रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मिशन संकल्प से देश के उन बच्चों को जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और पैसे की कमी और पैसे के अभाव में वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। और मैं ख़ुद इस परिचय को करा देना चाहता हूं, लेकिन ख़ुद आरिफ खान साहब इस देश के एक ऐसे चेहरा हैं जो किसी भी परिचय इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि बहुत पॉपुलर एक मूवी, बहुत ही सफल मूवी जो अजय देवगन जी के साथ बनाई गई थी, फूल और कांटे, उसमें एक बेहतरीन रोल निभाया था और फिल्म फेयर अवार्ड भी ले गए थे एक एक्टर के रूप में। जहां पूरे देश में जब ऐसे ख्वाब देखते हैं लोग कि मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड चला जाऊं और वहां जाने के लिए सपने बुनते हैं, वहां एक बहुत ही कामयाब एक्टर के रूप में रोल करने के बाद उस दुनिया को, उस रंगीन दुनिया को छोड़कर देश की फ़िक्र करते हुए खिदमत का रास्ता अपनाया इन्होंने। ये इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद 15-20 सालों से लगातार हर उस घर तक एक नेक पैगाम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इंसानियत के पैगाम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच में कई प्रोफेशंस में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। टेक्सटाइल में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, फिर उसके बाद कई फूड चेन्स बनाए और लगातार एक स्ट्रगल की दुनिया और स्ट्रगल को देखा। उसके बाद हमारी मुलाकात एक इस्लामिक प्रोग्राम में हुई और उस प्रोग्राम के अंदर में कई दुनियावी फ़िक्र को लेकर के देश को कैसे शांतिपूर्ण बनाया जाए, देश में कैसे युवा शिक्षित हों, कैसे देश का वो हर धर्म और हर जाति का बच्चा शिक्षा से जुड़े, इस पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था। उसमें मेरी मुलाकात हुई और फिर लगातार हम इस मुहिम में दावत का काम करते रहे कि आरिफ खान साहब को मुहिम संकल्प, मिशन संकल्प रोज़माइन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले मेरी एक विज़िट हुई बेंगलोर में, जब एक दावत में कई ज़िम्मेदारों के साथ बैठक हुई और इसमें कई क्वेश्चन आंसर सेशन किए गए कि किस तरीके से हम लोग इस मुहिम को पूरे देश तक पहुंचाएंगे। और इसमें एक बड़ा रोल निभाने के लिए हम एक बड़े फेस वैल्यू को, और आप जानते हैं कि इस तरह के जब लोग जब किसी इंडस्ट्री को छोड़कर आ भी जाते हैं तब भी उनके फ़ैन फॉलोअर्स देश भर में होते हैं और उनके ज़रिए भी जब पैगाम सही से पहुंचता है तो बच्चे उसको सुनते हैं, समझते हैं और वो दुनिया में किस तरह कामयाब हो, टेक्निकल एजुकेशन में, पैरामेडिकल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कैसे वो आकर अपने करियर को बनाएं और तालीम की अहमियत को समझें। इनके ज़रिए हम लोग आपको पैगाम पहुंचाने में एक सपोर्ट ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है मिशन संकल्प, इसकी शुरुआत आज से एक दशक पहले 2007 में इसकी नींव रखी गई और बहुत ही कामयाबी के साथ पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम फैलता रहा, पहुंचता रहा और हज़ारों हज़ार लड़के लड़कियों ने एक नेक मुहिम से जुड़कर के पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद, वो भी किसी
एक बच्चे को गोद लेके पढ़ाएंगे और अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे और ना ही अपने परिवार को लेने देंगे जैसी मुहिम से जुड़े। और हज़ारों की तादाद में बच्चों ने यूट्यूब पर शपथ लिया और उन्होंने कामयाब कंपनियों में जाकर कामयाब होने के बाद गोद लेके पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि रोज़माइन मिशन संकल्प उन बच्चों के लिए है जो 10वीं के बाद और 12वीं के बाद पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन से ख़ुद को नहीं जोड़ सकते, पैसे की कमी की वजह से वो ड्रॉप कर जाते हैं। ये मुहिम उन बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम है कि वो अब देश का कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी धर्म और जाति का हो, किसी कास्ट का हो, कहीं का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, वो कहीं का हो और उसके पास 10वीं में 50% और 12वीं में 50% है, लेकिन ऐसा बच्चा जो फीस को सुनकर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की फ़ीस, हायर फीस को सुनकर पढ़ाई को ड्रॉप कर जाता है और हिम्मत नहीं कर पाता, ये प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया गया। पहला क्लास से 10वीं क्लास तक मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बच्चों का पढ़ लेना कोई कमाल नहीं, क्योंकि पहला क्लास से 10वीं क्लास तक और पहला क्लास से 12वीं क्लास तक बच्चों का पढ़ना उनका हक है और आर्टिकल 21A के तहत ये शिक्षा मुफ्त है भारत में। लेकिन जब 10वीं के बाद और 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में पढ़ाई की बात आती है तो देश के एजुकेशन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमारा जो देश का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 25 से 30% का है। मतलब 70% के करीब बच्चा हायर एजुकेशन से जुड़ ही नहीं पा रहा। अब पूरे मुल्क में जब दुनिया का इतिहास अगली जनरेशन में लिखा जाएगा तो साथ ही में लिखा जा रहा होगा कि जब पूरी दुनिया शिक्षा को फ्री कर रही थी तो हमारे मुल्क में शिक्षा उस वक्त फ्री नहीं थी और महंगी हो रही थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए परोसी जा रही हो, चाहे राज्य सरकार के ज़रिए परोसी जा रही हो। कई योजनाओं के बाद भी हम 70% बच्चे को इनरोल नहीं कर पाए। ये देखते हुए जो सबसे बड़ा चैलेंज का सर्वे ट्रस्ट ने किया, रोज़माइन ट्रस्ट के जो IT टीम ने किया और उनकी गांव-गांव विज़िट की हमारे टीम में, उसने ये पाया कि ज़्यादातर बच्चा जो है उसके माँ बाप की इनकम 2 से 3 लाख रुपया है, मतलब 20,000 रुपया पर मंथ से लेकर 25,000 रुपया पर मंथ एक आय का स्रोत है उनका। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर लें उस रकम को 12 से तो 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपया प्रति वर्ष की ये रकम है। लेकिन एक बच्चे को पढ़ाने का कॉस्ट 4 लाख रुपया। तो अगर किसी घर के अंदर में 2 बच्चा है तो वो बच्चे के माँ बाप टॉस कर रहे हैं कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। इसका मतलब कि 2 बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भारत के सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस से अप्रूव्ड संस्थाओं में हम लोगों ने इसकी सीटों का MOU किया, देश भर में घूमे, उनसे मुआहदा किया और सीट लेके आए और उन बच्चों में तकसीम करके भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं। इससे ना कि सिर्फ गांव की तरक्की हो रही है, चूँकि भारत गांव में बसता है, अगर एक बार गांव की तरक्की होती है तो भारत की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो इस ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और इसीलिए ऐसे शख्स को आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ जिसने वो दुनिया देखी जिस दुनिया में आज युवा जाना चाहता है, उस दुनिया को छोड़कर आज मिशन संकल्प को ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये बताऊं कि माइनॉरिटी विंग के मैं प्रेसिडेंट के रूप में पूरे देश भर में इनको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं और इन्होंने एक वादा किया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के बच्चे को, इससे एक बहुत बड़ा पैगाम जाता है। जब मुल्क 2 हिस्सों में बट रहा है, हिंदू मुस्लिम में बट रहा है, वहाँ अगर एक ऐसा चेहरा जिसने अपनी ज़िंदगी में हर वो रंग देखा हो और वो फिर ऐसे रूप में आकर के और अपने राम के बेटों को, रहीम के बेटों को गोद लेते हैं और उसके बाद उनको हायर एजुकेशन में दाखिला दिलाकर उनकी ज़िंदगी संवारते हैं, तो देश में जो एकता का पैगाम है,
जो मोहब्बत का पैगाम है वो भी फैलेगा, वो भी बढ़ेगा। और एक बात ऐसा मैसेज जाएगा कि एक राम कुमार के बेटे को आज आरिफ खान गोद लेके पढ़ा रहे हैं। इससे देश में जो मोहब्बत का पैगाम पहुंचेगा वो एक मिसाल कायम करेगा देश में। मैं सबसे पहले आरिफ खान साहब, आज अपने पूरे रूल रेगुलेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस के साथ हम लोग आपको ट्रस्ट में शामिल करते हुए एक ज़िम्मेदारी मेंटरशिप की दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपने इतनी दुनिया देखी, सारे चीज़ों को देखा, आपने फ़िल्म बनाई, कई फ़िल्मों में आप बड़े बड़े रोल में रहे और उसके बाद आपने कई इंडस्ट्रीज़ में अपना हाथ आजमाया। आज देश को ये जानना ज़रूरी है, देश जानना चाहता है कि कैसे आपने इस बड़े छोटे से गांव से निकले हुए मिशन जब देश में फैल रहा था, इस मिशन को समझा और फिर इसमें हिस्सा बन करके देश के युवाओं की खिदमत करने को राज़ी हुए। और क्या अपील करना चाहेंगे आप देश से? मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में देश को ज़रूर बताएं, देश के युवाओं के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी दैट मुझे यहाँ पर बुलाया गया और ओवैस अंबर साहब से मेरी मुलाकात हुई और इनकी इस मुहिम को देख करके, इनके सारे अरेंजमेंट को देख करके बेइंतहा खुशी हुई मुझे। और जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने बेंगलोर विज़िट किया था और उस विज़िट के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर हम शामिल हुए थे और सारे ज़िम्मेदारों से बैठ कर के बातचीत हुई और सब ने इस बात को समझा। कई क्वेश्चन सेशन हुए और उसमें ये तय पाया कि मैंने बहुत गौर किया इनकी इस मुहिम पर और काफ़ी अच्छी तरीके से तहकीक करके, समझ करके मेरे दिल ने ये इरादा किया, ये फ़ैसला किया कि इस मुहिम को सारे देश के लिए, सारे देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। और बहुत अहम काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि जो हमारी युवाएं हैं, जो युवा है, वो सारे के सारे जो है एजुकेशन हासिल करें। हर धर्म, हर मज़हब का बच्चा इल्म को लेकर के इस दुनिया में चले, ताकि जो है जाहिलियत दूर हो जाए और इस देश के अंदर अमन कायम हो। इस चीज़ की इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे देश को और बल्कि सारी दुनिया को। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी तहकीक की है। रोज़माइन एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, ये वो काम कर रहा है जो इस दुनिया से जाहिलियत को दूर करेगा। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ओवैस अंबर साहब के इस मिशन को अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा और कर रहा है। माशाअल्लाह काफ़ी तरक्की की है इन्होंने। और मेरा भी ये तजुर्बा रहा है, मैं 24 साल से दावत तबलीग की मेहनत में लगा हूँ। मैं हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में, कई इलाक़ों में मेरा जाना हुआ, बाहर मुल्कों में भी जाना हुआ। तो मैंने ये तजुर्बा पाया, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एजुकेशन, इल्म का हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। हमारा इस्लाम, हमारा दीन इल्म सिखाता है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के मिले हैं तो सबसे पहले यही कहा, इकरा, पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माना बेकारीन, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं तो उम्मी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीने से लगाया और फिर कहा, इकरा, पढ़ो। फिर आपने यही कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता। फिर जब तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा करके कहा, इकरा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। तो अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि दुनिया में अल्लाह के बाद में अगर किसी को इल्म है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इससे पता चलता है कि इल्म बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इल्म होगा तो देश तरक्की करेगा, दुनिया तरक्की करेगी, लोग जाहिलियत से निकलेंगे, बुराई ख़त्म होगी और अमन कायम होगा। तो ये अमन लाने वाली चीज़ है और ये मुहिम वही काम कर रही हैं। और आज एक गरीब इंसान, जैसे इन्होंने बताया कि पैसों की वजह से इल्म नहीं हासिल कर पा रहे हैं लोग, फ़ीस इतनी ज़्यादा है, इतने ख़र्चे होते हैं कि एक गरीब आदमी, एक ठेला लगाने वाला, एक टायर पंचर बनाने वाला, एक मैकेनिक का बच्चा, ये पढ़ नहीं पाता है और जाहिलियत की दुनिया में रहता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। जब ये इल्म हासिल करेगा तो इसको अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी।
तो ये अच्छे और बुरे की तमीज़ इंसान को इंसान बनाएगी, और ये एक इंसानियत वाला काम है। ये किसी मखसूस धर्म के लिए और किसी मज़हब के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये चाहा जा रहा है कि यह काम इस देश के लिए किया जाए और इस देश के अंदर अमन कायम करने के लिए। जैसे इन्होंने बताया कि आज हमारा देश दो हिस्सों में बट रहा है, तो हमने ये सोचा कि ये ज़रूरी है कि इस वक्त में जो है ऐसा इल्म लोगों को मिले जो एजुकेशन हासिल करके अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आगे आने वाला वक्त और भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर इल्म की ज़रूरत होगी। तो बच्चे जो है हर मज़हब के, हर धर्म के बच्चे, चाहे वो राम के बच्चे हो या रहीम के बच्चे हो या टॉम डिक एंड हैरी के बच्चे हो, जो भी हो वो पढ़ लिख करके एक कामयाब इंसान बने, अपने मुस्तकबिल को संवारे और इस दुनिया के अंदर एक अच्छा इंसान बन करके ज़िंदगी बसर करें। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद में मैंने इरादा किया कि मैं इनका साथ दूंगा और मैं पूरी तरह से इनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह पूरे देश भर में हम जाएंगे, अपनी अपील करेंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी इस मुहिम के अंदर हमारा साथ दें, हमारा हाथ बटाएं, हमारा हिस्सा बने इस मुहिम का। और रोज़ माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए आप लोग जो है हमारा साथ दे करके हमारी मदद करें, ये मेरी अपील है आप लोगों से। और जैसे इन्होंने मेरे पास्ट के बारे में बताया कि मैंने फिल्म फेयर अवार्ड लिया, हालांकि मैंने फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लिया है, मैं बहुत क्लियर कर दूं, मुझे नॉमिनेट किया गया था 91 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट विलन ऑफ द ईयर, तो उसमें अवार्ड तो डैनी साहब को मिला था। तो इस तरह से जो है बहुत सारी फिल्में आई, उस दुनिया को भी मैंने देखा, और हम लोगों का जो वो फिल्मी दुनिया थी वहाँ भी ये बात बहुत अच्छी थी कि वहाँ भी कोई मज़हब और धर्म का वो नहीं होता है। लेकिन जब मैं उस दुनिया को छोड़ करके इस दुनिया में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है लोग परेशान हैं और इल्म नहीं होने की वजह से जो है वो छोटे छोटे काम करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरी समझ में आई बात, तो मैंने ये इरादा और नियत की कि मैं इस मुहिम में जुड़ करके, और माशाल्लाह इन्होंने मुझे एक अच्छा ओहदा दिया है, माइनॉरिटी का मुझे प्रेसिडेंट बनाया है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, इज़्ज़त अफजाई की, और आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, रोज़ माइंड का साथ। थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा आपका स्कॉलरशिप योजना जो संकल्प इसका लाभ उठाना चाहता है, तो इसका प्रोसेस क्या है और किस मूड में आप उसको पेमेंट करेंगे? स्कॉलरशिप का जो लाभ होगा कैसे देंगे, बाय चेक देंगे, कैश देंगे, कैसे देंगे इसको? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले ये जान लें कि अगर कोई छात्र या छात्रा, चाहे वो किसी धर्म जाति विशेष के हों, अगर वो स्कॉलरशिप फॉर्म को भरते हैं, मिशन संकल्प से जुड़कर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो देश भर में जो राज्य सरकार द्वारा एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आईपी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईपी यूनिवर्सिटीज़ के कई कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कई कॉलेज हैं। स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएशन का मतलब होता है, जैसे अगर आप बिहार की बात करें तो आर्याभट्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूपी की बात करें यूपीटीयू, जिसको अब एकेटीयू के नाम से जानते हैं। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो वीटीयू, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो अन्ना यूनिवर्सिटी, अगर हम राजस्थान की बात करें तो आरटीयू। इस तरह हर राज्य में देश के अंदर, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, उसके अंदर टेक्निकल और पैरामेडिकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। उन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस में देश के कई हिस्सों में काउंसलिंग से सीटें नहीं आ पा रही। तभी तो देश का जो शिक्षा का स्तर है वो 30% का है, 70% सीटें वैकेंट हैं। उन वैकेंट सीटों पर हमने कई 100 इंस्टीट्यूशंस के साथ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, और हर दिन 2-4 इंस्टीट्यूशंस ऐड हो रहे थे, उनके साथ MOU किया। अब हमने क्या किया कि अगर कोई बहुत महंगी शिक्षा है उड़ीसा में, जैसे BSc नर्सिंग की शिक्षा 20 लाख में और 15 लाख में पूरी हो रही है उड़ीसा के बच्चों को, हमने उस उड़ीसा के फॉर्म को पंजाब और चंडीगढ़ में सिर्फ खाने और रहने के कॉस्ट पे वहाँ पे पढ़ाने का काम किया। अब कहीं बहुत महंगी शिक्षा है तमिलनाडु, किस चीज़ की? एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर 10 लाख से भी ज़्यादा फीस है। उन बच्चों को उठाकर हमने NCR में उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया। ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ट्रैवल करना या दूर से पलायन करके किसी राज्य में पढ़ लेना मुश्किल काम नहीं,
और हमने जो MOU किया है उस MOU के अंतर्गत उनके ट्यूशन फीस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉलेज और रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट के बीच में, यानी कॉलेज और रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट के आपस में एक मुआहदे हो गए हैं कि आप उन बच्चों से फीस न लेंगे। आप जो भी फीस उन बच्चों से लेंगे वो सिर्फ खाने और रहने की फीस लेंगे। खाने रहने की फीस में क्या लेंगे, तो हम लोगों ने उसको मिनिमम और मैक्सिमम बनाया। मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि देश ये जानना चाहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक शर्ट पर एक शर्ट फ्री, तो एक शर्ट की कीमत ही 2000 कर दी, ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने खुले दिल से जिस बैनर के तहत काम कर रहे हैं, ये देश जानता है इस बैनर को, 15 साल इस पर सर्व किया हमने, तो हमने इसको ये आज बताना जरूरी समझा कि हमने मिनिमम मैक्सिमम क्या बनाया। हॉस्टल फीस को मिनिमम राशि 30 रुपया पर टाइम बनाया, तो 30 रुपया सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना 30 रुपया, शाम का खाना 30 रुपया और रात का खाना 30 रुपया और रहना 30 रुपया, तो 120 रुपया या 150 रुपया। अगर किसी कॉलेजेस में शाम का नाश्ता नहीं है तो 120 रुपया और 150 रुपये के आसपास की रकम पर डे की आती है। और ये रकम जो है अगर आप महीने की जाएंगे तो 4000 और फिर 12 महीने से जाएंगे तो 48,000 साल की हो जाती है। ये हुआ मिनिमम, यानी हमने मिनिमम उसको रखा 48,000 रुपया, 4,000 रुपया और मैक्सिमम रखा 6,000 रुपया। मतलब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि सुबह का नाश्ता 40 रुपया, दोपहर का खाना 40 रुपया, शाम का नाश्ता 40 रुपया, रात का खाना 40 रुपया और जिस घर में वो रह रहा है किराया पे वो 40 रुपया। इसको आप 6,000 रुपया महीना और पर डे 200 रुपया पड़ता है और साल का 72,000 रुपया पड़ता। मतलब मिनिमम 48,000 रुपया और मैक्सिमम 72,000 रुपया के खाने और रहने के खर्च पे उसको किसी भी तरह के टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज से जोड़ा जाएगा। और हर राज्य यूनिवर्सिटी एक एग्जाम लेगी एक साल, उसके अलग अलग राज्य में एग्जामिनेशन फीस होंगे जो बच्चा खुद ही देगा। वो फीस 2,000, 4,000, 5,000 अकॉर्डिंग टू कोर्स नोट्स होगा। मतलब अगर देखा जाए तो इस कॉस्ट पे आप बच्चे को खिला सकते हैं, वो हिम्मत कर लें हमारे साथ, तो देश में एक बड़ा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज करने के चांसेस हैं और हम देश को तभी उस पटल पे लेके चले जाएंगे, अमेरिका और यूरोप के बराबर लेके जा सकते हैं, जब भारत में शिक्षा का स्तर तेज़ी से बढ़ेगा। तो स्कॉलरशिप योजना में हम कोई कैश उनके घर पे नहीं दे रहे, कोई हम चेक नहीं दे रहे। अगर हम इस तरह कोई चीज़ कर रहे होते तो शायद इसमें स्कैम के चांसेस थे। हमने इसमें सीट को डोनेट करने का काम किया है MOU करके। होप यू आर सेटिस्फाइड। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? सारी जानकारी हमको बच्चों को दी है। तो बात ये है कि आसपास के देश के जो बच्चे हैं वो भी रोजमर्रा द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। अगर देश के और आसपास के देश के बच्चे अधिक हो जाते हैं तो आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि आपका एक कंसर्न ये हो सकता है कि अगर इसी बात को सलमान खान साहब भी कह दें, अगर इसी बात को कोई शाहरुख खान कह दें मन से कि हम लोग सब साथ हैं, खड़े हो गए, तो बहुत बड़ा एक क्राउड आ सकता है। तो ये डर भी हो सकता है बच्चों में कि यार अब तो बहुत देर कर दिया हमने, अब जाएंगे तो पता नहीं सीट मिलेगी कि ना मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नहीं पता कि आप एक राज्य में 1100 इंस्टीट्यूशंस हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, एक राज्य के अंदर में। कर्नाटका के अंदर 400 इंस्टीट्यूशंस हैं और उत्तराखंड के अंदर 200 इंस्टीट्यूशंस हैं, पंजाब के अंदर 400 इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आप देश के इंस्टीट्यूशंस की सीटों की मुझसे अगर आप डेटा लें तो एप्लीकेंट्स जो हैं उस एप्लीकेंट की तादाद 2 एग्जामिनेशन में, जैसे नीट की एग्जामिनेशन में 15 लाख और जेईई मेन की एग्जामिनेशन में 14 लाख है, तो दोनों मिला के लगभग 30 लाख तो एप्लीकेंट है। इसका मतलब है कि एप्लीकेंट से ज़्यादा सीटें मौजूद हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि तकरीबन 60 से 70 लाख बच्चे को इनरोल किया जा सकता है। 60 से 70 लाख इन ईयर,
बच्चों को इनरोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, एफिलिएशन रेडी है, टीचर रेडी है, गार्ड पुलिस बहाल करके कैंपस में सब कुछ फूल माली सब रेडी है। सिर्फ नहीं पहुंच पा रहा है तो उस देश का बच्चा, देश का युवा। सीट की कमी नहीं है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर में, आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, सीट तो छोड़िए, हमारा भारत मुल्क मात्र ऐसा मुल्क है जिसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग अभी तक नहीं हो पाया। और अगर इसके हम लोग उपयोग कर लें, इसको किसी भी हालात में हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोरोना आ जाए या सब बंद हो जाए, तो हमारी ज़मीनें 10-10 एकड़ हैं, 15-15 एकड़, 30-30 एकड़ और 100-100 एकड़ में इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। हम उनको किसी कंडीशन में पढ़ाने के कंडीशन में, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे हालात में भी हम सिर्फ इनरोलमेंट के प्रोसेस को टफ बनाए हुए। इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब कंक्लूड करके दे दूं कि देश का अगर 50 लाख बच्चा भी अप्लाई कर दे तो इतना बड़ा बच्चे का तादाद भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या करना है कि हमें स्टेट वाइज कॉलेज मीट करना है। अभी मेरे पास 50 लाख सीटें नहीं हैं, लेकिन अगर अप्लीकेंट आ जाता है तो हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। जैसे सरकार बनने के बाद कैसे लोग फाइनेंसर्स को इनवाइट करते हैं, तो ये कंडीशन पैदा की जा सकती है अगर आप इसको CSR से जोड़ दें। जैसे कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है, वो हम लोग उनके साथ करना चाहते हैं जो यतीम है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनमें कोई नहीं उनका पढ़ाने वाला, उसको खाना भी नहीं हो सकता। तो ऐसे हालात में हम लोग उस तरह के प्रोसेस से मदद ले करके, स्पॉन्सर ढूंढ करके उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे। इसलिए नंबर्स का टेंशन नहीं है। और एक और भी इम्पोर्टेंट बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम देर हो गए। अगस्त की 15 तारीख के रात तक हम लोग अपना पोर्टल ऑन रखेंगे, एडमिशन के प्रोसेस को ऑन रखेंगे, और इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ऐसा नहीं होगा कि आप आए हैं तो आपका कोई इम्तिहान लिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा और तब आपको ये सीटें अलॉट की जाएंगी। नो, 50% 10वीं में, 50% 12वीं में, इतना ही सिर्फ चाहिए, और एक इच्छा शक्ति कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं अपना पैसा खाने का ला सकता हूँ। इसमें हम लोग इस तरह से उन बच्चों को लाने का काम करेंगे। नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं है। वैसा अब आपसे एक सवाल है कि एक बड़ी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुए, तो अपने आप में एक हिस्ट्री है और ये आज हमारे सामने मौजूद हैं, रोज़ माइंड के साथ ये जुड़ चुके हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या इनकी तरह फिल्म इंडस्ट्री से कुछ और भी चेहरे आगे आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं? देखिए, आरिफ साहब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने सुबह भी हम लोग की जब नाश्ते पे बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग ये पैगाम ऐसे लोगों तक पहुँचा दें जो लोग हमको नहीं देख पाए। आज क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी है। अगर कोई कपड़ा उतार दे तो उसके सारे शेयर हो रहे हैं, कब पूरे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कोई बादाम वाला नाच रहा है, अब उसने नाचा उसको डाल दिया, सब लोगों ने देखे। छोटे छोटे डिस्ट्रक्टिव मुहिम को समाज तक पहुंचाया गया और उसमें बहुत सारे लोग जो बड़ा फेस थे वो उसको सुने और उसको अप्रिशिएट भी। लेकिन जितना जल्दी मुहिम कामयाब होगी उतना जल्दी फ्लॉप भी होगी। हम लोग को 15 साल में किसी ने नहीं ऐसा सड़क से उठा कर लोगों तक पहुंचा दे, ऐसा नहीं हो। 15 साल एक एक कदम बढ़े। हम सुबह ये बात कर रहे थे, सर देखिए डिस्ट्रक्टिव मुहिम कितना जल्दी तेजी से फैलती है। मैंने सर से अपील की, मैं इनसे आपके सामने के बारे इस मुहिम को, जैसे आपने मुझसे पूछा, मेरे पास, मैं बिहार के गांव में पैदा हुआ, मेरे पास इस शख्सियत का आना ही मेरी कामयाबी है। हम मानते हैं कि मैं अपनी बात को कलाम साहब तक पहुंचा गया, मैं अपनी बात को विद्या देवी भंडारी जो नेपाल की राजदूत तक पहुंचा गया, मैं अपनी बात आरिफ खान साहब तक पहुंचा गया। इनके माध्यम से हम उस दुनिया तक बात पहुंचा सकते हैं जिस दुनिया को सर छोड़ के क्या सर, आप इस बारे में क्या हम लोग और लोगों तक पहुंचा सकते हैं? सर मैंने बात की थी सुबह। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए असल क्या है कि
मैंने काफ़ी साल फिल्म इंडस्ट्री में निकाले, तो मैं सारे एक्टर लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं। मैंने अजय देवगन के साथ में अपना कैरियर शुरू किया, फिर उसके बाद में सलमान के साथ में मैंने एक फ़िल्म की थी वीरगति, अक्षय के साथ मैंने काम किया, सैफ अली खान के साथ काम किया, और बहुत सारे एक्टर लोगों के साथ मैंने कहा सबसे मेरे ताल्लुकात है, सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है, यारी है। लेकिन क्योंकि मैं इतने सालों से इंडस्ट्री से दूर हो गया, तो इस दरमियान में मेरे ताल्लुकात सलमान खान से रहे। तकरीबन 2 से 3 मरतबा मैं उससे मुलाकात किया, उसने मेरी बड़ी इज़्ज़त की, बड़ी मोहब्बत से, बड़े इकराम से मेरे साथ में बात की। बहुत प्यारा इंसान है सलमान खान, मेरे बड़े भाई है वो, और मैं उनसे बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, और मैंने उनसे ताल्लुक़ रखा। तो सलमान भाई जो है वो बहुत नेक दिल इंसान है, और बहुत गरीबों की मदद करते हैं। रोज़ाना लाखों रुपए वो गरीबों के पीछे खर्च करते हैं। उनके घर के बाहर एक लंबी कतार लगती है रोज़ाना मरीज़ों की, और उनके वालिद साहब सलीम साहब जो है वो ख़ुद खड़े रहकर तहकीक करते हैं, और गरीबों को जो है रोज़ाना तहकीक करने के बाद में चेक दिया जाता है उनके इलाज के वास्ते। और दिगर बहुत सारी चैरिटी ये चला रहे हैं सलमान भाई। तो मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब मैं इस मुहिम में जुड़ चुका हूँ और मैं इस पे काम करूँगा, और ये बात जब सलमान भाई को पता चलेगी, तो ज़रूर वो इस बात को देखकर खुश होंगे। और क्योंकि हमारी ये मुहिम कोई पॉलिटिकल इससे नहीं जुड़ी हुई है, दिस नॉट अ पॉलिटिकल वर्क, ये एक इंसानियत का काम है, और ये अपने देश के लिए, ताकि हमारे देश की जो नस्ल है आने वाली वो आगे बढ़े, इल्म हासिल करें, तरक्की करें। तो सलमान भाई का भी वही मिशन है, हमेशा से वो इसी पर जो है वो काम करते हैं, और एक नेक दिल इंसान ही ये काम कर सकता है। तो मुझे सलमान भाई से तो उम्मीद है, और बाकी सारे जितने भी स्टार है वो सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक दिल हैं। काफ़ी चैरिटी ये लोग करते हैं, और ये इससे बड़ी और चैरिटी क्या हो सकती है कि किसी को इल्म मिल जाए और वो अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो मुझे ये उम्मीद है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अपने जितने भी फिल्म स्टार भाई लोग हैं इनसे मुलाकात भी करेंगे, और उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएँगे, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारी इस मुहिम के अंदर हमारा साथ दें, और हमारी मदद करें, और अपील करें कि भाई रोज़माइन जो काम कर रहा है, खाली उनका ये कह देना 4 अल्फाज कि रोज़माइन जो है ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, इसमें आप लोग साथ दें। और हकीकत में एक गरीब बच्चा पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाता है, और अगर रोज़माइन इसके अंदर एक रास्ता बना रहा है कि बग़ैर पैसों के सिर्फ खाना और रहना, जो कि बहुत मामूली है, आज 40 रुपये में क्या आता है मुझे बताइए, और उस एक वक्त का पूरा खाना मिल रहा है, और इस तरह से जो है फ़ीस बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ अच्छा और जो खाने के अंदर भी जो बता रहे, जैसे कि भाई 40 रुपया अगर खाना है तो जो है इनको वहाँ से भी जो है कुछ डोनेशंस मिल रहे हैं जाति आधार। आप लोगों को मैं एक और भी बात बताऊं कि जो सलमान खान साहब के बारे में सर ने बताया, आज हमारी मुलाकात 1 महीने से हो रही है, हम लोग रेगुलर इस मुहिम पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आज से बहुत पहले ये किताब छपी हमारी, ये बुक छपी, ये दूसरी किताब 2019-20 में छपी, और ऐसी हर साल एक बुक आती है, और हर बुक में लगभग हमने सलमान खान साहब को बीइंग ह्यूमन के अंदर में उन्होंने कितने काम किए हैं बीइंग ह्यूमन को लेकर के। वाह वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, हर साल, ये आज नहीं, हर साल उनके इस पैगाम को हम लोग दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कोई भी अच्छा काम कर रहा है, देखिए आप किसी के डिस्ट्रक्टिव से प्रोग्राम को देखते होंगे, गांव में अगर कोई गलत चीज हो गई है तो लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आजम खान साहब की भैंस चोरी हुई, उसका सबको पता है, एक भैंस की कीमत क्या होगी, 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार। एक बच्चा जब पढ़ लेता है उसकी नस्लें ठीक हो जाती है। 70,000 की पर ईयर की फीस लगभग रिम्बर्स हो रही है, माफ हो रही है उसकी, 4 भैंसें आ सकती हैं, और ऐसे ऐसे 10,000 बच्चे, 40,000 भैंसें का कॉस्ट। मैं ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ कि देखिए कैसी कैसी मुहिम को हेडलाइन बनाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने 15 साल में 10,000 से ज्यादा बच्चों को इनरोल किया, उसमें कई बच्चे पास आउट हुए और वो अपनी दुनिया में आगे बढ़े, उनकी शादी हो गई, और कई बच्चे दुबई से आज बोलते हैं कि सर थैंक यू सो मच, दम्माम, रियाद, जद्दा, सऊदी अरबिया में
बच्चे कामयाब होकर पहुंचे। अब हर कोई ये नहीं चाहता, पता नहीं कि इस मुहिम में उतने जोश खरोश से वो उससे जुड़े, उसका प्रचार प्रसार करे। एक बात और भी है, जब कोई इंसान पढ़ लेता है उसको एक बात होती है कि मैं समाज को नहीं बताऊं कि मैं इतना गरीब था कि मुझे ट्रस्ट से पढ़ना पड़ा, और हम भी नहीं चाहते। हमने फॉर्म में भी लिखा है, आप हमारा फॉर्म पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि कॉलेज के अंदर में ये भेदभाव ना हो जाए कि ये बच्चा रोजमाइन का, इसलिए उसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ। कोई कॉलेज के अंदर नहीं पहचान सकता कि कौन सा छात्र रोजमाइन का। इसकी एक वजह है, जब एक सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाता है तो लीडर पैदा नहीं होता, और हमें अपने युवाओं को लीडर बनाना, यानी पॉलिटिकल लीडर नहीं, देश का लीडर, लीडरशिप में लाना। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हालात में हम लोगों ने हाँ, मैं एक बाद में फ़ोन करता हूँ, इंटरव्यू चल रहा है मेरा। उसको एनरोल नहीं किया। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नई चीज इंटरव्यू चल रहा है। उसका पहचान न हो जाए रोजमर्रा की तरह से। सर, अंतिम सवाल एक और ले लेते हैं। हाँ, देश की बेटियों के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं आप लोग 2022 सेशन में? क्योंकि देखा गया है कि लड़कों की तादाद के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफ़ी कम रहती है हायर एजुकेशन में, और खासकर आप मुस्लिम समाज से देखें तो पैरामेडिकल जैसे कोर्सों में, इंजीनियरिंग में लड़कियाँ काफ़ी कम जा रही हैं। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी सवाल के जवाब पर मैंने आरिफ साहब को यहाँ ला दिया, बिहार बैंगलोर से। मैंने एक सवाल पूछा कि जिस शर्मगाह की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी की बात थोड़ी सी कर लें, जैसे हम शर्म कर रहे हैं किसी चीज़ को, या हम शर्मगाह छिपाने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम पर्दे की भी बात कर रहे हैं। तो समाज में, चाहे वो हिंदू धर्म का, आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ एक अलग तरह का घूंघट में आपको औरतें दिखेंगी। हर समाज में, हिंदू समाज में भी हमारी हिंदी संस्कृति जो सिखाती है उसमें बहुत पर्दा है। मुस्लिम समाज में पर्दा है, पर्दे का कोई रंग रूप नहीं, सब जगह पर्दा है। और हर एक नौजवान अपनी बहन को पर्दे के रूप में देखना चाहता है, अपनी माँ को पर्दे में देखना चाहता है। अब दूसरे को कैसे देखना चाहता है वो अलग तरह के उसके नजरिए हो सकते हैं। लेकिन मैंने आरिफ साहब से एक बात कही कि सर, कितनी बड़ी बात है ये कि जहाँ हम सब पर्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी घर की कोई बेटी बहू प्रेग्नेंट हो जाती है तो हमें डबलर कराने की जरूरत पड़ती है। हम देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी है कि हमारा बच्चा क्या ग्रोथ कर रहा है, हम लोग खुल के समझाएं आप। ऐसे हालात में पूरे पटना शहर में, पूरे झारखंड में टोटल 13 डबलर कराने के लिए प्लेसेस हैं जहां महिलाएं बैठती हैं। अब 12 करोड़ की आबादी में 13 डॉक्टर कैसे काम करेगा? और झारखंड और उत्तर प्रदेश को मिला दीजिए तो तकरीबन 45 करोड़ की आबादी, ये सारा मिला करके आप देखिए 12 करोड़ आपके बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, आप 18-20 करोड़ बिहार उत्तर प्रदेश में चले। इतनी बड़ी आबादी में अगर इतनी कम लेडीज डॉक्टर मौजूद रहेंगी, अच्छा आप देखिए बहुत बड़ा आपके पास कोई गरीब का आदमी कोई बहुत बड़े शोरूम में, बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं चला जाता, वो सोचता है गांव लेवल पे क्या जानकारी उसको बस। तो ऐसे हालात में मैं जो महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो लड़कियों को नर्सिंग में आना पड़ेगा, नर्सियों को डबल रेडियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, लड़कियों को बीएमएलटी बनना पड़ेगा, लड़कियों को एनेस्थेसिया में आना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस बनेगा पर्दा का। इस बात को जब मैंने गहराई से सर को रखा, इसका इम्पैक्ट भी सर पे क्या पड़ा, आप इनसे पूछिए। बहुत सही फरमा रहे हैं ओवैस साहब कि ये जो चीज़ आज हमारे हिंदुस्तान में है, तो लड़कियों को आगे बढ़ना होगा और ये तमाम फील्ड में जो उतरना होगा मैदान में, ताकि जो औरतों को औरतें देखें। ये स्पेशली मैं अगर मेरे रिलीजन की बात करूं, इस्लाम मज़हब के अंदर तो यही है, तो औरतें औरतों का इलाज करें, डॉक्टर औरतें हों। और बहुत सारी औरतों की गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्दे के तहत होती है, तो एक औरत ही औरत को खुल करके बता सकती है। वरना जो डॉक्टर्स को जो मुसलमान औरतें अक्सर जाती हैं तो शर्म हया की वजह से वो खुलकर बता नहीं सकती, तो उनका इलाज नहीं हो पाता है सही ढंग से। तो अगर मेरी ये बिल्कुल मैं इनसे मुत्तफ़िक हूँ, और इनकी जो आप लोगों की जो बात है कि लड़कियाँ इस फील्ड में पैरामेडिकल में ख़ास तौर पे आएँ, पर्दे का एहतमाम ख़ुद भी करें
और जो पर्दानशीन खातून हैं, औरतें हैं, माँ बेटियां हैं, तो इनकी खिदमत करें। ये बहुत बड़ा एक मज़हब है। एजुकेशन के लिए आपको एक बात बताऊं कि पूरे लड़कियों के एजुकेशन के लिए एक बात और भी बताता हूँ। एक प्रगति स्कॉलरशिप योजना है सरकार की, जो बहुत कम जानकारी है लोगों बच्चों को। पूरा टेक्निकल कोर्स प्रगति स्कॉलरशिप में जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए 100% फ्री है। बच्चियों को पता नहीं इस बारे में। यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट आपको आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, आपका मणिपुर के बाद मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये जितने भी प्लेसेस की मैं नाम ले रहा हूँ, और सारे यूनियन टेरिटरीज में 100% की स्कॉलरशिप सरकार दे रही है हर टेक्निकल कोर्स में। हर टेक्निकल कोर्स में लड़कियों के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और बताता हूँ मैं आपको कि पैरामेडिकल में खास तौर से आईएनसी ने 70% कॉलेजेस सिर्फ लड़कियों के लिए बनाए। पूरा हरियाणा लड़कियों के लिए बना हुआ है। हरियाणा में आप बॉयज नर्सिंग कॉलेज नहीं, पंजाब में 5% नर्सिंग कॉलेज में बॉयज था। तो इतना बड़ा एक सफल योजना है लड़कियों के लिए। और लड़कियों को पढ़ाना कॉलेज में आसान है क्योंकि वो कम बदमाश होती है, कम उनसे डिस्ट्रक्ट होता है पूरा कॉलेज। जो प्रोफेसर्स और जो हमारे प्रिंसिपल्स और जो अब तक चेयरमैन का रिव्यू रहा है वो ये रहा है कि आप लड़कियां भेजिए, हम खाना भी माफी देंगे। ऐसी भी बात नहीं है लड़कियों को लेकर। मैं इस मन से अपील कर रहा हूँ कि लड़कियां खुल के एजुकेशन में आए, उनके लिए अपार रास्ते। एनी क्वेश्चन? कवर है सर? फिर इसमें एक लाइन पर समझ नहीं आया। जैसे आपने कहा कि मैं कॉलेज मुझे कहती है कि मैं लड़कियों को खाना भी माफ कर दूंगा, तो कॉलेज से भी बात हो जाती है कि कॉलेज ही माफ करते हैं क्या बच्चों को खाना? बोलिए, फिर से पूछिए। आप ये सवाल पूछिए ना, रिकॉर्डिंग पूछिए। सर अभी जैसे आपने कहा कि बच्चों के खाने की रिगार्डिंग भी कॉलेज बोलते कि मैं बच्चियां भेजे, मैं खाना बंद कर दूँ, खाने की जिम्मेदारी ले लूंगा, तो क्या यही प्रोसेस से क्या रोजगार बढ़ाती है बच्चों को? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें जैसे पंजाबी कई ट्रस्ट चला रहा है कॉलेज, तो लड़कियों के सीट वैकेंट जब रह जाती है तो उसका एक अपना ग्रेड खराब होता है कॉलेज का। तो कॉलेजेस के कई मालिक ये मानते हैं कि अगर लड़की एजुकेशन में मेरे आ जाए और अगर वो 60,000 का हॉस्टल फीस न दे पा रही है, 50,000 का नहीं पा रही, मुझे 30,000 रुपया भी तो खाने का सिर्फ दे दे, तो मैं अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहने का है वो फ्री कर दूँ। ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी रोजमाइन की हो, खाना पीना की जिम्मेदारी में भी 50% का कहीं उसको फायदा मिल सकता है अगर लड़की कैंडिडेट। कहीं बहुत सीट नहीं उसके लिए हम लोग भी देखते हैं। उस सीटों में हम लोग ने एमओयू किया भी है कई जगह। हम लोग भी देखेंगे कि उसमें वो बच्चियां उसमें जाएं जिनके फादर नहीं, जो रियल में बहुत ज्यादा नीडी, उनको हम लोग लेंगे इसको। हाँ सर, मेरा सवाल आप दोनों से, आरिफ सर से भी और आपसे भी है। जैसे हमारा रोजमाइन ट्रस्ट काम करी, बहुत अच्छा करी, इंडिया में सक्सेसफुल में आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से और सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे साथ अभी एक बड़ी हस्ती जुड़ चुके हैं, आरिफ सर। तो क्या आने वाले ऑलरेडी रोजमाइन नेपाल में हमारा काम अच्छा कर रही है, बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है, एक अच्छी कामयाबी हमारे ट्रस्ट को। तो क्या आने वाले टाइम में कोई आप लोगों ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम इंडिया से और भी अदर कंट्रीज तक पहुंच सके, हमारा मुहिम पहुंच सके, संकल्प मिशन पहुंचा सकते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं। पहली तो बात यह है कि हमारे पास जितनी सीटें हैं उतना एप्लीकेंट नहीं है। इसीलिए आरिफ खान साहब को हम लोगों ने पूरा साउथ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया के इलाके में और महाराष्ट्र के इलाके में, साउथ इंडिया में मिस्टर महेश के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे आरिफ साहब। लेकिन हम लोगों ने, आप देखिए वहाँ महाराष्ट्र में हमारा पूरा देश हमारा बहुत बड़ा है, पूरा देश कवर नहीं कर पा रहे हम लोग। तो ऐसे लोगों से हम लोग जुड़ रहे हैं और जहाँ पर उनका बहुत एक रीच है हर गांव तक। तो ये कहना कि हम किसी और मुल्क से बच्चा लाके यहाँ इनरोल करके अपना देश का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा लें, हमारे देश का वो मुहिम कामयाब नहीं हो पाएगा जिस मुहिम में ट्रस्ट देश का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देश के बच्चे को पढ़ा के करना चाहता है। हम लोग ले रहे नेपाल को जरूर, नेपाल एक पड़ोसी मुल्क है, वहां से हर साल बच्चा ऐसे भी आ रहा था, हमारे ही मुल्क में आ रहा था। बांग्लादेश से भी बहुत बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। उन लोगों ने हम लोगों को अप्रोच किया
हम लोग वहाँ नहीं गए। उन लोगों ने हमारी ट्रस्ट को अप्रोच किया और हमने अपनी सीटें जो भारत में बच जाती थी हमारे पास भी तो बच जा रही हैं। ये देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि गली बनाने के लिए पैसा आया वापस चला गया, ये बहुत आम बात है। सड़क बनाने के लिए पैसा आया वापस चला गया, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हर साल 10,000 से 12,000 सीटें खाली रह जा रही है रोज माइन के पास। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि जिस तरह भारत का ग्रॉस एनवायरनमेंट रेशियो बढ़ाने के में सरकार नाकामयाब है और हम लोग सरकार को कोसते हैं कि सरकार ये नहीं कर पा रही, सरकार ये नहीं कर पा रही। भाई सरकार पूरे देश को इनरोल करने के लिए इतना बड़ा सिस्टम बनाए, हम लोगों ने एक छोटा सा सिस्टम बना के अपने 10,000 सीटें वैकेंट कर दी। इससे ये पता चलता है कि रीच करना इतना आसान नहीं। रीच करने के लिए ऐसे शख्सियत की जरूरत है जिनकी बातों से एक घर का एक बच्चा जो घर में सोया है मोटिवेट होकर निकले। जब तक कि वो नहीं निकलेगा ये पॉसिबल नहीं है कि हम देश को शिक्षा से जोड़ पाएंगे। इसलिए मेरी अपील है कि देश का वो हर नौजवान, हर बच्चा जो मोबाइल रिचार्ज करा के अपनी गर्लफ्रेंड में लगा हुआ है, जो लड़का सिगरेट पी रहा चौराहे पे, जो लड़का पान का गुटखा खा रहा है, उनके माँ बाप सिर्फ एक बार हिम्मत करके हमारे साथ आए और वो 20 से 30 रुपया जो दिन भर में वो बच्चा उड़ा दे रहा है गाँव में, वो इस कंस्ट्रक्टिव मुहिम में अपने खाने के ऊपर खर्च करके देश को शिक्षा के पटल पर आगे ले जाने का काम करे। इसके साथ ही हम लोग आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने आकर बहुत कीमती समय दिया और इस मुहिम को आप लोग हमारे साथ देश के आखिरी घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो मेरे बयानात रहेंगे, आप लोगों ने मेरी बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब पे दूसरे चैनल्स पे, लेकिन मेरा पर्सनल चैनल नहीं था, ये फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें और मेरा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम।